बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 27 को कवर करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस लैंग्वेजेस। डेटाबेस लैंग्वेजेस हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके ज़रिए हम कोई भी जो डाटा होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो डाटा होता है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस का, और इसके जो डिज़ाइन होता है स्ट्रक्चर का डेटाबेस का, या उसका जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, डाटा के थ्रू हम उसका डिज़ाइन भी मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके डाटा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए आज इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास जो डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं वो कितनी किस्म की हैं, उनको कितनी उनकी क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस लैंग्वेजेस को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आती हैं उनको आगे हम डिफ़ाइन करेंगे और डेटाबेस के स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। और इसके देखेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस इंजन क्या है, हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है डेटाबेस की, एसक्यूएल हमारे पास क्या है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस लैंग्वेज है ये है क्या। डेटाबेस लैंग्वेज हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम यूज़ करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा होता है डेटाबेस से हम उसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। यानी इसके अंदर आप कह सकते हैं इट इज़ यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम ए डेटाबेस। अब इस डाटा को अगर मॉडिफाई करना हो या डिज़ाइन को मॉडिफाई करना हो, ठीक है, किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना हो या उसको डिज़ाइन को मॉडिफाई करना हो, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, डेटाबेस लैंग्वेजेस के थ्रू। अब हमारे पास ज़्यादातर जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं वो डेटाबेस लैंग्वेजेस की स्टेटमेंट्स को डेटाबेस के अंदर वो ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, और उसके थ्रू वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं और ये राइट करते हैं हमारे पास जनरल लैंग्वेजेस में। जैसे आपने इंटर में पढ़ा था, हमारे पास C++ है, विजुअल बेसिक्स है, कोबॉल है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस को हम स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम के अंदर राइट करते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है। और यही प्रोग्रामर आगे स्टेटमेंट के थ्रू डेटाबेस के अंदर इसको क्या करते हैं, एक्सेस लैंग्वेजेस के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसी डेटाबेस की लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम अगर एक्सेस करते हैं तो वो हमारे पास डाटा सब लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अब डेटाबेस लैंग्वेज हमारे पास कभी भी एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फीचर्स नहीं हमें प्रोवाइड करता। वो उसकी रीज़न्स क्या हैं उनको आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर कि उनकी रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी यूज़र होता है डेटाबेस का, वो हमारे पास जो लैंग्वेज होती हैं उसके अंदर अगर हम न्यू डाटा ऐड करते हैं या हमारे पास चेंजिंग आती है किसी भी डाटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है, या रिट्राइव किया जाता है, तो वो सारे का सारा किसके थ्रू किया जाता है, डेटाबेस लैंग्वेजेस के थ्रू। अब जो भी यूज़र कोई भी हमारे पास कमांड्स राइट करता है या उसके अंदर ऐड करता है स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, तो वो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबमिट करवाती हैं। यानी ये जो लैंग्वेजेस हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस, इसके थ्रू हम डेटाबेस को क्या करते हैं, हम एक्सेस कर डाटा को एक्सेस करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास टोटल 4 तरह की लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस हैं, DML है, DCL है, TCL है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे इसकी क्लासिफिकेशन है, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लें। लेकिन उससे पहले हम डेटाबेस लैंग्वेजेस को डिटेल में देख लेंगे कि इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस का जो इंजन है, इसके अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट क्या होती है, तो उसको देखते हैं। अब इसके बाद डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर एक बात याद रखनी है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास जो होता है वो ट्रांसलेट करता है यूज़र कमांड को और सेंड करता है हमारे पास स्पेसिफिक पार्ट जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट का, ठीक है। उसको जब सेंड कर देता है तो ये जो हमारे पास कहलाएगा, ये हमारे पास डेटाबेस इंजन कहलाता है। यानी वो जो होगा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसलेट करके यूज़र कमांड को आगे सेंड करता है या उसकी कमांड को आगे स्पेसिफिक पार्ट तक जाता है, तो वो हमारे पास डेटाबेस इंजन के अंदर होता है। अब डेटाबेस इंजन क्या करता है, हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट को जनरेट करता है जो कि हमारे पास कमांड्स के अकॉर्डिंग होती है, जो यूज़र ने सबमिट करवाई होती हैं।
अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसके रिज़ल्ट को यूज़र जो रीडेबल यानी कर सके जिसको, तो वो हमारे पास एक इंक्वायरी रिपोर्ट के तौर पे आती है जो कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो होता है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है, उसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस इंजन है वो क्या है, इसका क्या काम है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस को क्या करता है, या तो क्रिएट करने के लिए भी किसी भी डेटाबेस को, या मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस हैं उनको इस्तेमाल करके आगे डेटाबेस को डिज़ाइन करता है या क्रिएट या मेंटेन करता है। अब हमारे पास ज़्यादातर जो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास एसक्यूएल के तौर पे हमारे पास रन करती हैं, और इसके बाद हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके लिए हमें डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज की मस्ट रिक्वायरमेंट है, यानी उसको डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास मस्ट रिक्वायर्ड है किसके लिए, रिलेशनल डेटाबेस के लिए। अब हमारे पास जो मॉडल्स हैं, हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स हैं डेटाबेस के, जैसे मैंने आपको बताया हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो ये जो मॉडल हैं ये डेटाबेस के होते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास ज़्यादातर यूज़ की जाती है इन ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास MS एक्सेस है, ठीक है, ये इसके अंदर भी हमारे पास जो SQL की स्टेटमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करवा के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं डेटाबेस के अंदर। वो किसके थ्रू होते हैं, वो डेटाबेस लैंग्वेजेस के थ्रू होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशंस यूज़र से हम छुपा के रखते हैं, यानी ये जो सारी की सारी होती हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस के थ्रू जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, ये सारी की सारी कहाँ पे हो रही होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। और ये जो है यूज़र इसको जो भी कमांड देगा वो आगे वो क्या करेगा, इसको आगे जनरेट करके उसको ट्रांसलेट करके वो आगे स्पेसिफिक पार्ट में भेजेगा। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो हमारे पास जो हमने क्लासीफाई किया डेटाबेस लैंग्वेजेस को, तो हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस को, जिसको DDL भी बोलते हैं। इसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को DML भी बोलते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस जिसको DCL भी बोलते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस जिसको TCL भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 4 तरह की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको हम डेटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके तो हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ये इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम ऐड करते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर हमारे पास DDL है, उसको हम अगर यूज़ करके कौन सी डेटाबेस के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो लैंग्वेज आती है वो हमारे पास आती है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसलिए यूज़ की जा सकती है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करें। जो भी डेटाबेस, इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं। स्पेशली हमारे पास जो डेटाबेस स्कीमा होता है, ठीक है, उसको हम उसके स्ट्रक्चर को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो DDL होती है ये हमारे पास सबसेट होती है SQL की। अब DDL हमारे पास प्री डिफ़ाइन इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है, इसके थ्रू हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर हमारे पास इंटरनल स्कीमा और हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा है। उसके बाद जो मैपिंग मैंने आपको करवाई थी उसके अंदर हमारे पास जो भी कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा होता है वो हम क्या करते हैं, वो हम DBA को और डेटाबेस जो डिज़ाइनर होता है उसको यूज़ करके, हम डेटाबेस लैंग्वेज को यूज़ करके आगे डिफ़ाइन करके हम कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा को क्या कर सकते हैं, बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एज ए DDL एज ए कंपाइलर काम करता है, जो कि कंपाइल करता है DDL स्टेटमेंट को और आगे स्टोर कर देता है कि इसके अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और ये जो होता है ये हमारे पास एज ए डाटा डिक्शनरी के तौर पे हमारे पास काम करता है, जिसको कह लें कि एज ए डाटा डिक्शनरी, एज ए कैटलॉग के तौर पे काम करेगा। और ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट होती हैं ये सारी की सारी हम DDL के अंदर, हम क्या डेटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम कैटलॉग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे पास क्रिएट स्टेटमेंट है। क्रिएट स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ की जाती है ताकि हम डिफरेंट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकें, बना सकें। जैसे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास टेबल भी आते हैं, उसके अंदर हमारे पास व्यू भी आता है, उसके अंदर हमारे पास इंडेक्सेस भी आते हैं, उसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, उसके अंदर प्रोसीजर भी आता है। तो ये सारे के सारी हमारे पास किसके अंदर आता है, ये हमारे पास क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर आता है। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट है, अगर उसके टेबल को हमने डिज़ाइन करना हो या उसको क्रिएट करना हो तो उसके अंदर जो हम फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एम्प्लॉय नेम है अगर हम उसको दे दें तो उसके अंदर अगर हम 5 कॉलम ऐड करते हैं तो ये सारी की सारी आगे जो उसकी टाइप्स जो होंगी वो हमारे पास आईडी नेम है, फर्स्ट नेम है, उसके लास्ट नेम आता है। यानी ये जो टेबल है अगर हमने डिज़ाइन करना हो एम्प्लॉय का तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, हमारे पास क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर आएगा। अब यूज़ स्टेटमेंट है, यूज़ स्टेटमेंट को इसलिए यूज़ किया जा सकता है ताकि हम करंट डेटाबेस को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेंज कर सकें। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है या डिज़ाइनर जो होता है वो कनेक्ट किससे होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, ओरेकल के थ्रू, एसक्यूएल सर्वर के थ्रू। तो ये हमारे पास जब कनेक्ट की जाती हैं तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के थ्रू की जाती हैं। इसके अंदर जब हम कनेक्ट करते हैं दूसरी डेटाबेस को तो हम यूज़ स्टेटमेंट या यूज़ कमांड को क्या करते हैं, यूज़ करके आगे हम दूसरी डेटाबेस के साथ इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर हमने माइग्रेट करना हो या एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना हो तो हम यूज़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे टू स्विच टू कॉलेज। ठीक है, यानी हमारे पास जो जैसे फर्ज करें हमारे पास गुजरांवाला की जो डेटाबेस है अगर उसको हम करते हैं तो वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होगी तो वो किसके थ्रू होगी, वो यूज़ कॉलेज यानी हम यूज़ की स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब जो हमारे पास आ गया आल्टर स्टेटमेंट, आल्टर स्टेटमेंट को हम यूज़ करके हम उसकी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो एसक्यूएल की स्टेटमेंट को हमारे पास कॉलम को ऐड करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं, ठीक है, उसको हमने ऐड किया है या हमारे पास जो उसका जो रिज़ल्ट है अगर हमने ऐड करना हो तो वो किसके थ्रू करेंगे, वो हम आल्टर स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। तो ये सारे का सारा जो होगा ये किसके थ्रू होगा, ये हमारे पास आल्टर स्टेटमेंट के थ्रू होगा। कुछ ऐसी होती हैं जो ड्रॉप स्टेटमेंट होती हैं, तो ड्रॉप स्टेटमेंट को यूज़ करके हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हमारे पास ड्रॉप हो जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप स्टेटमेंट को हम ड्रॉप डेटाबेस इंडेक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हम क्या करते हैं उसके थ्रू भी ड्रॉप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। अब हमारे पास ट्रंकेट स्टेटमेंट होती हैं तो इसको यूज़ करके हम डेटाबेस टेबल के अंदर जो डाटा होता है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं डेटाबेस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास डीडीएल के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स 5 तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम अप्लाई करके डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस को आगे इंप्लीमेंट करते हैं। उसको स्ट्रक्चर को, जो भी डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आगे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा था डीडीएल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमारे पास इसलिए यूज़ की जा सकती है ताकि हम डाटाबेस को मैनिपुलेट कर सकें। अब डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास डाटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है, उसको इंसर्ट भी किया जा सकता है, उसको अपडेट भी किया जा सकता है, डाटाबेस से हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डीएमएल के अंदर होता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है ये हमारे पास अप्लाई यहाँ पे किया जाता है एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल या इंटरनल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो डीडीएल को हम यूज़ नहीं करते डाटा मैनिपुलेशन के लिए, ये सिर्फ मैनिपुलेट की जाती है डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डीएमएल की स्टेटमेंट्स को, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर और राइट करते हैं हमारे पास जनरल पर्पस लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, और डीएमएल की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारे पास एम्बेडेड होती हैं हमारे पास जनरल पर्पस लैंग्वेजेस के अंदर। ये जो लैंग्वेजेस होती
होती हैं, इनको हम होस्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, और DML आल्सो कॉल्ड डाटा सब लैंग्वेज। जैसे हमारे पास पहले था, हमारे पास DDL को भी हम क्या बोल सकते थे, हमारे पास डाटा सब लैंग्वेज बोल सकते थे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, DML को भी आगे उसकी भी स्टेटमेंट्स हैं। तो DL की जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हमारे पास इसको यूज़ करके हम रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है, एक से या एक से ज़्यादा डेटाबेस के टेबल से या डेटाबेस से, उसके व्यू से, ठीक है। तो अगर हम इसको रिट्रीव करते हैं सिलेक्टेड डाटा को, तो हमारे पास स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास हमने सारी की सारी फील्ड्स को या कॉलम्स को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एक टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल्स के। तो ये हमारे पास जो होगी, ये हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी, रिटर्न फ्रॉम, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ से होगी, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट से होगी। इसके बाद हमारे पास उसकी जो डाटा रिट्रीव किया जाता है वो कौन सा डाटा है, वो सेलेक्ट जो हमारे पास किया गया वो एम्प्लॉय के टेबल से किया गया है, यानी हमारे पास सारी की सारी किस में आएगी, ये सिलेक्शन में आएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके हम डेटाबेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर सकते हैं, या हमारे पास टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास इसलिए यूज़ की जा सकती है ताकि हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं डेटाबेस के अंदर हमारे पास, ताकि हम रिकॉर्ड को हम रख सकें। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये कमांड जो है, ये रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास एरर में भी आ जाती है, एरर भी आ जाता है इसके अंदर। तो हमारे पास जो इंसर्ट स्टेटमेंट है ये हम न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हम करते हैं। फ़ोन बुक हो गया, या हमारे पास जो नेम है अगर वो है, नंबर ऐड करना है, एक्स्ट्रा नंबर भी होता है सम टाइम, तो उसको ऐड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो होगी, इंसर्ट इनटू फ़ोन बुक, नेम नंबर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उसके नंबर्स होंगे और उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के अंदर हम इसको यूज़ करके डेटाबेस के अंदर डाटा की अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो टेबल के अंदर होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे पास हम बैंकिंग इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर के बैलेंस को चेक करने के लिए, अकाउंट्स को अपडेशन करने के लिए। तो ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड होता है ये अपडेट स्टेटमेंट के अंदर है। समटाइम हमारे पास बैंक के अंदर कोई भी अपडेशन आती है तो हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू होती है। अपडेट कैसे होती है कि हमारे पास जो अपडेशन आती है वो अपडेट एम्प्लॉय सेट, उसका एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, उसका नेम हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से हमारे पास बैंक के अंदर अकाउंट नंबर होता है, एम्प्लॉय का नेम होता है, एम्प्लॉय का CNIC नंबर होता है, IBAN नंबर होता है जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी अपडेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट आती है। डिलीट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट को हम यूज़ करके हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं टेबल के अंदर और डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास कुछ फ्यू हमारे पास ऑथराइजेशन जो होती है किसी यूज़र के लिए, समटाइम होता है कुछ यूज़र होते हैं जिनको ऑथराइजेशन दी होती है डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो सिर्फ ये वो ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका ये स्टेटमेंट का रॉन्ग यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट डाटा को ऑर्गेनाइजेशन के अगर दे देते हैं तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डिलीट स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत पेश आती है वहाँ पे हम करवाते हैं, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एम्प्लॉय का जो नंबर है अगर हमने डिलीट करना हो, तो अगर एम्प्लॉय का नंबर डिलीट करेंगे उसके टेबल के अंदर तो हमारे पास एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए होती हैं, कुछ ऑथराइज यूज़र के लिए होती हैं। तो ये हमारे पास सारी की सारी किसके अंदर होगी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के अंदर। इसके अंदर हम डाटाबेस के अंदर उसके एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा को रिट्रीव भी करते हैं, उसको इंसर्ट भी करते हैं हम डाटा मैनिपुलेशन के लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। और ये हमारे पास सारे का सारा किसके अंदर होता है, ये डाटा मैनिपुलेशन नहीं है, ये डाटाबेस के अंदर डाटा की जो हमारे पास चेंजिंग्स आती हैं वो इसके थ्रू की जाती हैं। आगे हमारे पास इसकी टाइप्स भी आते हैं, उसके अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, नॉन प्रोसीजरल DML है, प्रोसीजरल DML है, ठीक है। तो वो मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको एक
शार्ट सा उसका ओवरव्यू बताया था कि हमारे पास जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो हमारे पास हाई लेवल क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। वो हमारे पास क्या करती है, एंड यूज़र को अलो करती है कुछ स्पेसिफिक हम उसको रिक्वेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ताकि उससे डाटा को रिट्रीव किया जा सके। और जो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ये हमारे पास लो लैंग्वेज क्यूरी लैंग्वेज है, ये हमारे पास DML की टाइप है, जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड को क्या करते हैं, हम रिट्रीव करते हैं डाटाबेस के अंदर और आगे उसको सेपरेटली प्रोसेस करते हैं। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारे पास लूपिंग के तौर पे, ब्रांचिंग के तौर पे, स्टेटमेंट्स को यूज़ करके डाटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी आगे उनकी टाइप्स हैं, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज को हम यूज़ करके हम कंट्रोल एक्सेस जो है डाटा को जो स्टोर किया होता है डाटाबेस के अंदर हासिल करते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास जो लैंग्वेज है ये हमारे पास इसलिए यूज़ की जा सके ताकि हम जो हमारे पास राइट्स होते हैं उसको बनाएं यूज़र के लिए, उसके थ्रू वो यूज़र जो है वो डाटा को एक्सेस कर सके या डाटा को मैनिपुलेट कर सके डाटाबेस के अंदर। हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं या ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे पास SQL के अंदर होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ज़्यादातर जो DB है या हमारे पास जो एक्सपर्ट यूज़र होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं DCL स्टेटमेंट को। इसके अंदर हमारे पास ग्रांट स्टेटमेंट होती है। ग्रांट स्टेटमेंट के अंदर इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जितने भी यूज़र के परमिशंस होती हैं या हमारे पास जो एक्सेस राइट्स होते हैं डाटाबेस को, उसको हम क्या करते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास एक या एक से ज़्यादा यूज़र के लिए ऑथराइज होती है, उसके थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास अगर जो स्टेटमेंट है अगर यूज़र 1 या यूज़र 2 को राइट्स जो हैं वो अगर हम सेलेक्टिंग या अपडेटिंग के अकॉर्डिंग करें एम्प्लॉय टेबल के अंदर, तो हमारे पास ये जो आएगा वो हमारे पास अपडेशन जो आएगी एम्प्लॉय टेबल के अंदर यूज़र 1 टू यूज़र 2 के अंदर आएगी। हमारे पास इसके बाद होती है रिवोक स्टेटमेंट। रिवोक स्टेटमेंट को यूज़ करके हम इसके एक्सेस को बैक यानी वापस ले सकते हैं, इसके जो एक्सेस परमिशंस हैं उसको वापस ले सकते हैं फ्रॉम द यूज़र, जो भी हमने ग्रांट स्टेटमेंट के थ्रू दी होती है। तो ये इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ये सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास एक्सपर्ट यूज़र्स होते हैं या हमारे पास जो DB होते हैं, ठीक है। हमारे पास इसको रिमूव कर इसके अगर फ़र्ज़ करें रिमूव करते हैं एक यूज़र से दूसरे यूज़र से, ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर अपडेशन आ जाएगी। या मानिए हमारे पास एम्प्लॉय का जो टेबल के अंदर अपडेशन करेंगे तो हमारे पास किसके थ्रू होगा, हमारे पास से DCL के थ्रू होगा। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इसके राइट्स को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यूज़र के राइट्स को, यूज़र को कौन से हमने डाटा को एक्सेस करने देना है और कौन से नहीं, तो ये किसके अंदर आएगा, ये DCL के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हमारे पास इसको यूज़ करके हम डाटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिंगल यूनिट हमारे पास के तौर पे काम करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो डाटाबेस की मॉडिफिकेशन होती है, नंबर की मॉडिफिकेशन, वो किसके अंदर होती है, वो हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर होती है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, उसको अगर हमने ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर लिया तो हमारे पास जो जितने भी डाटा मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, वो हमारे पास एक कह लें कि हमारे पास परमानेंट पार्ट के तौर पे हमारे पास डाटाबेस के अंदर हमारे पास मॉडिफिकेशन उसमें की जा सकती है, उसको सेव किया जा सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन एनकाउंटर होते हैं उसके अंदर समटाइम्स एरर आ जाते हैं। जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है वो हमारे पास रोल बैक हो जाती है, यानी हमारे पास दोबारा से कहाँ पे चली जाती है, हमारे पास इनिशियल स्टेट पे चली जाती है जो सबसे पहले आई होती है। तो TCL स्टेटमेंट जो होती है ये हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी के तौर पे, हमारे पास ग्रुप्स के तौर पे, लॉजिकली ग्रुप्स के तौर पे हमारे पास स्टेटमेंट्स के अंदर आती है और डाटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट्स होती हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आती है कमिट स्टेटमेंट। कमिट स्टेटमेंट को यूज़ करके हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, यानी इसको कन्फर्म किया जाता है इसके अंदर कि हमारे पास जो डाटा मॉडिफाई हुआ है वो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको कन्फर्म करेंगे। हमारे पास ये जो चेंजिंग्स होती हैं ये हमारे पास परमानेंट जो
सेव्ड होता है डाटा, ठीक है, डाटाबेस के अंदर, या हमारे पास जो चेंजेस होती हैं परमानेंट जो सेव डाटा होगा डाटाबेस के अंदर उसके अंदर होती है, तो ये हम कन्फर्म करते हैं कमिट स्टेटमेंट। इसके थ्रू हम कमिट करते हैं कि क्या डाटा की ट्रांजैक्शन के दौरान अपडेशन हुई है, नहीं हुई, अगर डिलीशन हुई है तो कैसे हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास बिगिन ट्रांजैक्शन आएगी। अगर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन बिगिन हुई है, अगर फर्स्ट करें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID 1, यानी हमारे पास एम्प्लॉय ID के अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय ID 1 से हमारे पास उसको अगर डिलीट हुआ तो अपडेट जो एम्प्लॉय सेट सैलरी है वो हमारे पास एम्प्लॉय 5 की, एम्प्लॉय ID 5 की हमने की है, ठीक है। तो ये हमारे पास कमिट हो गया, यानी कमिट स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रोल बैक। रोल बैक स्टेटमेंट जो होती हैं ये जब हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इन स्टेटमेंट को यूज़ करके हम जितनी भी चेंजेस होती हैं ट्रांजैक्शन के अंदर डाटाबेस के अंदर उसको अनडू कर सकते हैं, उसको वापस लेके जा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एम्प्लॉय ID है, अगर हमने उसको डिलीट किया उसके बाद हमने उसको अपडेट किया, ठीक है, अपडेट करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें उसकी सैलरी हमने 50,000 सेट की है एम्प्लॉय ID 5 की, ठीक है, तो अगर एरर आ गया तो हम देन रोल बैक कर देंगे उसको। जब रोल बैक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से कमिट हो जाएगा और दोबारा से हमारे पास एंडिफा आ जाएगा। अगर हमारे पास ये जो कंडीशन आती है ये हमारे पास उस वक्त आती है जब हमारे पास रोल बैक की कंडीशन, अगर हमें एरर आ गया तो इसके बाद हमने दोबारा उसको क्या कर देना है, कमिट स्टेटमेंट को अप्लाई कर देना है। तो ये सारे का सारा किसके अंदर होगा, ये सारे का सारा अंदर होगा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, TCL के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास या तो कमिट स्टेटमेंट आती है या हमारे पास रोल बैक स्टेटमेंट आती है, या कन्फर्म किया जाता है या उसको अंडू किया जाता है। तो ये हमारे पास किस में आएगा, TCL में। इसके बाद हमारे पास एक आ जाती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर सेव पॉइंट आ जाता है। सेव पॉइंट की जो स्टेटमेंट होती है इसको यूज़ करके हम टेम्परेरी तौर पर किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जब हमने सेव कर दिया तो हम उसको रोल बैक भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरी हो तो उसके पॉइंट को हम रोल बैक कर दें। ये जो स्टेटमेंट होती है ये हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सेक्शन के अंदर, यानी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होती है उसको सेक्शंस में, स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अब इनके जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक ट्रांजैक्शन है, अगर हम उसको हमने अलो कर लिया पार्शली, ठीक है, तो अगर हमने रोल बैक किया तो रोल बैक टू स्टेटमेंट, ठीक है, यानी वो दोबारा से ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट को क्या करेगा, रोल बैक करेगा। और हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बिगिन ट्रांजैक्शन आएगी। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अपडेट किया, हमारे पास सैलरी को हमने किसी भी एम्प्लॉय की जिसका लास्ट नेम अहमद आता है उसके हमने सेट सैलरी कर दी 7,000 और हमने उसको सेव पॉइंट कर दिया। अब हमने अपडेट किया कि हमारे पास अगर एम्प्लॉय जिसके लास्ट नेम पे आता है नईम, ठीक है, तो उसको हमने सेव पॉइंट किया, नेम की सैलरी जो है वो 12,000 हमने सेट की। अब अगर हम इस दोनों का सम करते हैं, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल, ठीक है, और रोल बैक कर देते हैं उसको सेव पॉइंट, तो हमारे पास इन दोनों का जो है वो अपडेट करके सेट सैलरी लास्ट टाइम जो है वो हम उसको दोबारा से कमिट कर सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक दफ़ा हमने उसको अपडेट किया, हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये दोबारा से किस में आ जाएगा, ये हमारे पास सेव पॉइंट में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल जो है ये हमारे पास, अगर हमारे पास अहमद और नईम की सैलरी को हमने अपडेट किया है तो ये सेव पॉइंट हमारे पास यूज़ करके हमने उसकी अपडेट स्टेटमेंट को अप्लाई कर दिया। अब जो ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास अहमद की सैलरी और नईम की सैलरी जो है ये हमारे पास हमने मार्क किए हैं और रोल बैक कर दिया सेव पॉइंट की तरफ। और अहमद की सैलरी जो है उसको हमने दोबारा से यूज़ करके रोल बैक किया और सैलरी को चेंज करके नईम के रिकॉर्ड के अंदर हमने ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट जो अपडेशन आएगी उसको हम सैलरी नईम के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी इसकी स्टेटमेंट्स हैं TCL की। तो ये हमारे पास जो लैंग्वेजेस की जो डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास 4 तरह की लैंग्वेजेस थी, जिसके अंदर हमारे पास DDL हमने देखा, DML देखा, DCL देखा, TCL देखा। तो ये TCL की हमारे पास जो सेव पॉइंट स्टेटमेंट थी वो थी जो डिटेल में मैंने आपको बता दी। ये हमारे पास आज का टॉपिक जो डेटाबेस लैंग्वेजेस का है वो कवर हो गया। इसके बाद हम इसके मॉडल्स को देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन से मॉडल हैं, उन मॉडल्स की टाइप क्या हैं, डाटा मॉडल्स होते कौन से हैं, उनके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर पार्ट है या मैनिपुलेट पार्ट है वो कौन सा होता है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस कौन से होते हैं, मॉडल्स कौन से होते हैं, नेटवर्क मॉडल कौन से होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 28 में हम इंशाल्लाह डाटा मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये सही तरीके से समझ आ गया होगा।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।